हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी इंडिया टुडे। और आज हम बात करेंगे टॉप 10 करंट अफेयर्स ऑफ 21 मई 2020। तो 21 मई 2020 के टॉप 10 करंट अफेयर्स आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, कोविड-19 की हैंडलिंग में स्वतंत्र जांच कौन से संगठन करवाएगा? तो ये करवाएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन। 19 मई 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यह घोषणा की कि वे कोविड-19 महामारी से निपटने में स्वतंत्र समीक्षा शुरू करेगा और इसके लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन रिजोल्यूशन ऑन कोविड-19 रिस्पॉन्स लॉन्च करेगा। मुख्य बिंदु, इस समीक्षा का मुख्य उद्देश्य कोविड-19 की उत्पत्ति से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय दोषारोपण को समाप्त करना है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित 73वें विश्व स्वास्थ्य सभा में इस प्रस्ताव पर चर्चा की गई। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया। प्रस्ताव, लगभग 116 देशों में स्वतंत्र समीक्षा के प्रस्ताव का समर्थन किया। भारत ने भी इस संकल्प को समर्थन किया। इस संकल्प का विचार ऑस्ट्रेलिया द्वारा शुरू किया गया था। हालांकि प्रस्ताव को यूरोपीय संघ द्वारा ड्राफ्ट किया गया और चीन ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। अब तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार कोविड-19 एक जूनोटिक बीमारी है जो जानवरों से मनुष्य में फैलती है। इसका प्रकोप चीन के वुहान शहर से शुरू हुआ और तेजी से पूरी दुनिया में फैल गया। विभिन्न देशों ने इस संकट से निपटने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए हैं। भारत ने किस एजेंसी को $2 मिलियन की सहायता प्रदान की? भारत ने संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी को $2 मिलियन की सहायता प्रदान की। 19 मई 2020 को भारत ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के कल्याण में मदद करने के लिए UNRWA संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी को $2 मिलियन की राहत सहायता प्रदान की। इस सहायता राशि का उपयोग शरणार्थियों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य सहित मुख्य कार्यक्रमों में किया गया। मुख्य बिंदु, 2019 में भारत ने UNRWA में अपनी वार्षिक योगदान 2016 में $1.25 मिलियन से बढ़ाकर 2019 में $5 मिलियन कर दिया था। 2020 में भारत ने $5 मिलियन का अतिरिक्त योगदान दिया। इसने भारतीयों को UNRWA के सलाहकार का आयोग सदस्य बना दिया है। महत्व, 3.1 मिलियन से अधिक फिलिस्तीनी शरणार्थी हैं और वे पूरी तरह से UNRWA द्वारा प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं पर निर्भर हैं। UNRWA हर साल 5,26,000 छात्रों को शिक्षित करने का कार्य करता है। भारत और फिलिस्तीन, भारत कोविड-19 से लड़ने में मदद करने के लिए फिलिस्तीनियों के लिए चिकित्सा आपूर्ति भी तैयार कर रहा है। भारत ने फिलिस्तीनियों के साथ अलग अलग से 17 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों के तहत भारत स्वास्थ्य, कृषि, युवा मामले, सूचना प्रौद्योगिकी, काउंसलर मामलों, मीडिया और महिला सशक्तिकरण में क्षेत्र में फिलिस्तीनी की मदद करता है। भारत ने इन परियोजनाओं के माध्यम से $72 मिलियन प्रदान करेगा। इसमें गाजा में सूचना संचार प्रौद्योगिकी के लिए स्कूल और उत्कृष्ट केंद्र स्थापित करने के प्रयासों में मदद मिलेगी। किस देश ने नए मानचित्र में काला पानी को शामिल किया है? तो वो है नेपाल ने। 19 मई 2020 को नेपाल ने एक नए मानचित्र को मंजूरी दी जिसमें काला पानी, लिपू लेक और लिपियाधुरा क्षेत्र में शामिल है। हालांकि भारत द्वारा इन क्षेत्रों पर दावा किया गया है। अक्टूबर 2019 में भारत ने एक नया राजनीतिक मानचित्र जारी किया जिसमें लिपू लेक और काला पानी को शामिल किया गया था। मुख्य बिंदु, 1816 में नेपाल और ब्रिटिश भारत के शासन ने सुगोली की संधि पर हस्ताक्षर किए जिसके तहत काला पानी को नेपाल के पश्चिमी सीमा के रूप में तय किया गया था। यह मुद्दा भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद के कारण नदी के स्रोत का पता लगाने में उत्पन्न हुआ। दोनों देश अपने अपने दावों का समर्थन कर रहे हैं। भारत का दावा, भारत ने हाल ही में उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में एक सड़क खंड का उद्घाटन किया। भारत के अनुसार सुगोली के संधि के तहत लिपियाधुरा काला पानी के उत्पत्ति का बिंदु है और यह बिंदु जहां से नेपाल की सीमा शुरू होती है। काला पानी का उद्गम स्थल शिवालिक पर्वतमाला में है। हिमालय के तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है जिसका नाम हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक है। ये नदी भारत के राष्ट्रीय गंगा नदी और बेसिन प्राधिकरण के स्वच्छ लक्ष्य के तहत है।
राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत स्थापित किया गया था। इस अधिनियम ने गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया। हालांकि नदी के बेसिन की सुरक्षा का प्राधिकरण की भूमिका है, लेकिन ये स्वच्छ होगा कि ये गंगा के स्वच्छ होने के लिए राष्ट्रीय मिशन में शामिल नहीं है। अमेरिका स्थित किस फर्म के कोविड-19 वैक्सीन के सकारात्मक परिणाम दिखने शुरू हो गए हैं? तो वो है फर्म मॉडर्ना। अमेरिका स्थित फर्म मॉडर्ना के कोविड-19 वैक्सीन में सकारात्मक परिणाम दिखाने शुरू कर दिए हैं। इससे एक बहुत बड़ी सफलता माना जा रहा है, क्योंकि यह पहला वैक्सीन है जिसने वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी तैयार की है। मुख्य बिंदु: संयुक्त राज्य में वैक्सीन प्राप्त करने के लिए लगभग 8 लोगों ने सकारात्मक परिणाम दिखाए हैं। LNP एनकैप्सुलेटेड mRNA 1273 वैक्सीन mRNA मैसेंजर RNA की अवधारणा पर कार्य करता है, और यह वैक्सीन वायरस के खिलाफ प्रतिरक्षा उत्पन्न करने के लिए मैसेंजर RNA को इंजेक्ट करता है। प्रमुख सफलता: जिन लोगों को mRNA 1273 का खुराक दी गई, उन्हें एंटीबॉडी का उत्पादन किया गया और वायरस के प्रजनन को भी रोक दिया गया। विकसित एंटीबॉडी के स्तर पर उन रोगियों की समान था जो वायरस के रिकवर हुए थे। दुष्प्रभाव: वैक्सीन की कम और मध्यम खुराक से उस स्थान पर लालिमा पैदा हो गई जहाँ पे इंजेक्ट किया गया था। उच्च खुराक के मामलों में रोगियों में बुखार, सिरदर्द लक्षण देखे गए। हालांकि ये दुष्प्रभाव एक दिन के बाद दूर हो जाते हैं, और यह वैक्सीन दिसंबर 2020 तक बाजार में पहुंच सकती है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने हाल ही में कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया? तो वह है नेशनल टेस्ट अभ्यास। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने हाल ही में एक नया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की, जिसका नाम है नेशनल टेस्ट अभ्यास। मुख्य बिंदु: इस मोबाइल एप्लीकेशन को राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा विकसित किया गया, और यह एप्लीकेशन उम्मीदवारों को JEE मेंस, NEET आदि जैसे परीक्षाओं के लिए मार्क टेस्ट लाने में मदद करेगा, और यह एप्लीकेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित किया जाएगा। इसके लिए छात्रों को टेस्ट देने के लिए तुरंत परिणाम मिलेगा। इस एप्लीकेशन का उद्देश्य उम्मीदवारों को अपने घरों के उच्च गुणवत्ता वाले मास्क टेस्ट लेने में मदद करना है, और यह वर्तमान में एंड्रॉयड और iOS संस्करण में उपलब्ध है। महत्व: JEE मेंस परीक्षा 18 जुलाई से 23 जुलाई के बीच आयोजित की जाएगी। NEET परीक्षा 26 जुलाई को आयोजित की जाएगी। इस प्रकार यह एप्लीकेशन छात्रों के बड़े स्तर पर मदद करेगा। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी देश में प्रतियोगी परीक्षाओं को आयोजित करती है, और इसमें JEE, GATE, NET, GPAT, UCG, CAT, NET आदि शामिल है। इसमें भारतीय समाज पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत स्थापित किया गया है। भारतीय निर्यात संगठन महासंघ भारतीय निर्यात में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई? तो वो है भारत के निर्यात में 20% की गिरावट दर्ज की गई। 19 मई 2020 को भारतीय निर्यात संगठन महासंघ ने बताया है कि भारत के निर्यात 20% गिरावट कम की गई। इसके संगठन के अनुसार यह राशि लगभग 50 से 60 मिलियन डॉलर है। मुख्य बिंदु: निर्यातकी के शीर्ष निकायों FIFO ने MEIS मर्चेंडाइज एक्सपर्ट्स फॉर्म इंडिया योजना के तहत अतिरिक्त 2% सहायता प्रदान करने का अनुरोध किया है। साथ ही संगठन ने श्रम ग्रहण क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त 4% समर्थन का अनुरोध किया है। इस समर्थन का प्रोत्साहन के रूप में मांग की जा रही है। इसे इंसेंटिव का उपयोग शुल्क क्रेडिट के रूप में प्रदान करने के लिए किया जाएगा। MEIS योजना: MEIS योजना भारत के विदेश नीति के तहत शुरू की गई थी। यह योजना वैश्विक बाजार में भारतीय उत्पादों को प्रतिस्पर्धा बनाने के लिए क्रेडिट है। MEIS योजना ने फोकस मार्केटिंग स्कीम
FPCS फोकस मार्केटिंग स्कीम, FMS इंफ्रास्ट्रक्चर इंसेंटिव स्कीम और विशेष कृषि ग्रामीण योजना की जगह ली है। भारतीय निर्यात संगठन महासंघ FIEO की स्थापना वाणिज्य मंत्रालय के तहत की गई थी। यह निर्यात संवर्धन परिषद का मुख्य निकाय है और यह संगठन देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समुदाय केंद्र और राष्ट्र और राज्य सरकारों के बीच एक इंटरफेस प्रदान करता है। किस देश ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल से टकराने वाले चक्रवात का नाम अम्फान रखा है? तो वह है थाईलैंड ने। ओडिशा और पश्चिम बंगाल से टकराने वाले चक्रवात का नाम अम्फान थाईलैंड ने रखा है। इस चक्रवात का नाम अम्फान थाईलैंड ने 16 साल पहले रखा था और यह चक्रवात 1999 के ओडिशा के चक्रवात के बाद बंगाल की खाड़ी में आने वाला पहला उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो वह है डॉक्टर हर्षवर्धन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। वह 22 मई को जापान के डॉक्टर हिरोकी नकटानी के उत्तराधिकारी के पदभार संभालेंगे। WHO के कार्यकारी बोर्ड में वर्तमान 34 सदस्य हैं। उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस देश को अपना केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्वीकृति दे दी है? तो वह है स्विट्जरलैंड ने। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को विकसित करने के लिए स्विस फर्म ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजेंसी को सुरक्षा मंजूरी दे दी है। 5000 हेक्टेयर में फैले इस पूरे प्रोजेक्ट में 29,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे और ये दिल्ली से इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और गाजियाबाद और हिंडन हवाई अड्डे के बाद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में तीसरी हवाई अड्डा है। किस राज्य के दिबांग घाटी में प्रस्तावित 3097 मेगावाट के एंटलिन जल विद्युत परियोजना के बजाय जैव विविधता पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर पर्यावरण कार्यकर्ता इस परियोजना को रद्द करने की मांग कर रहे हैं? तो वह अरुणाचल प्रदेश। पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने वन सलाहकार समिति के अध्यक्ष के और सदस्यों के एक पत्र माध्यम से अवगत किया है जो एंटलिन जल विद्युत परियोजना को रद्द किया जाना है चाहिए। एंटलिन जल विद्युत परियोजना को मंजूरी देते समय वन संरक्षण और संबंधित कानूनी सिद्धांतों की अनदेखी की गई। ये परियोजना हिमालय के सबसे समृद्ध जैव भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है और पूरा पाषाणकालीन इंडो चाइनीज और इंडो मलयन जैव भौगोलिक क्षेत्रों के संधि स्थल पर स्थित होगी। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ यहाँ से आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।